आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है भाई। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन टॉपिक करवाने वाला हूं जो जेईई और नीट के पर्पज से इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन याद रखना 12th क्लास का जो एग्जामिनेशन जो एग्जाम होने वाले हैं ना, याद रखना बोर्ड एग्जाम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो भाई, फ्रेयॉन्स क्या होते हैं? फ्रेयॉन्स एक ब्रांड है जो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट बनाता है। क्या बनाता है? रेफ्रिजरेंट बनाता है। ठीक हो गया। देखो भाई, फ्रेयॉन्स बोलते किसको हैं? फ्रेयॉन्स बोलते किसको हैं? तो देखो भाई, याद रखना जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होता है मीथेन और इथेन के, उसको बोलते हैं फ्रेयॉन्स। ठीक हो गया। तो लिखते रहता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो जो फ्रेयॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? CFC। क्या बोलते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन, ऑफ मीथेन एंड इथेन, मीथेन एंड इथेन आर collectively, methane and ethane are collectively known as फ्रेयॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेयॉन्स बोलते हैं। ठीक हो गया। याद रखना जो क्लोरो और फ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, क्लोरो और फ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं किसके? मीथेन और इथेन के, उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? फ्रेयॉन्स बोला जाता है भाई। ठीक हो गया। याद रखना इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैं लिख देता हूं भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक हो गया। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, एक्सट्रीमली स्टेबल। ठीक हो गया। ये बहुत स्टेबल होते हैं भाई। ठीक हो गया। याद रखना नेचर में एक बार अगर CFC बन गया तो उसे डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक हो गया। ये बहुत स्टेबल होते हैं। स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं, या मैं बोलूंगा नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक हो गया। तो नॉन रिएक्टिव होने की वजह से ये नेचर में लंबे टर्म्स के लिए पाए जाते हैं भाई। ठीक हो गया। लंबे समय के लिए पाए जाते हैं। ये नॉन टॉक्सिक भी होते हैं। क्या होते हैं? नॉन टॉक्सिक, मतलब इससे आदमी को कोई हार्म नहीं है, इसको खा देगा या कुछ कर देगा तो इससे कोई हार्म नहीं है, नॉन टॉक्सिक है। ठीक हो गया। नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव। ठीक हो गया। एंड इजिली लिक्विफाइबल गैसेस, जो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एंड इजिली लिक्विफाइबल गैसेस क्या होती है? इजिली लिक्विफाइबल गैसेस, जो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है भाई। ठीक हो गया। गैसेस। ठीक हो गया भाई। तो जो फ्रेयॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं किसके? मीथेन और इथेन के। किसके? मीथेन और इथेन के। ठीक हो गया। इनकी प्रॉपर्टी बताई कि ये बहुत स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं, और याद रखना इजिली लिक्विफाइबल क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। ठीक हो गया। तो ये फ्रेयॉन्स के क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, अगर फ्रेयॉन्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ठीक हो गया। देखो भाई, हालांकि फ्रेयॉन्स तो बहुत होता है, ठीक हो गया, लेकिन जो इंडस्ट्री में बनता है जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेयॉन्स है वो क्या है? फ्रेयॉन 1,2 है। फ्रेयॉन क्या है भाई? 1,2। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, फ्रेयॉन 1,2 सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलर रेफ्रिजरेंट है जो कहां बनाया जाता है? इंडस्ट्री में बनाया जाता है भाई। ठीक हो गया। याद रखना इसकी एक प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। ठीक हो गया। इसका क्या पढ़ लेते हैं? प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक हो गया। बहुत सारे लोग इसे स्वार्ट्ज रिएक्शन से ही बनाता है भाई, स्वार्ट्ज रिएक्शन से, लेकिन मैं क्या करूंगा? एक नॉर्मल रिएक्शन से बनाऊंगा भाई। देखो भाई, इसकी प्रिपरेशन देखो, तुमने क्या लिया? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस उसमें क्या मिला दिया? हाइड्रोजन फ्लोराइड मिला दिया। ठीक हो गया। 2 चाहिए। ये याद रखना एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है भाई, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। ठीक हो गया। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? यहां पे याद रखना तुम्हारा बन जाएगा CCl2 और F2। ठीक हो गया। और प्लस 2 HCl बाहर चले जाएंगे। ठीक हो गया भाई। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? डाइक्लोरो
डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, ठीक हो गया, मीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ये तुम्हारा क्या बन गया, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ये बन गया है, ठीक हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रेऑन 1,2, क्या बोलते हैं भाई, फ्रेऑन 1,2, ठीक हो गया। या इसको ऐसे भी लिखा होता है R12, यानी कि रेफ्रिजरेंट 1,2, ठीक हो गया भाई। अब इनको रेफ्रिजरेंट क्यों बोला है ये भी मैं बताऊंगा भाई, R क्यों बोला है, मतलब R12 क्यों बोला है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई, ठीक हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो फ्रेऑन्स है वो किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, हमने क्या लिया, फ्रेऑन 1,2 लिया, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है भाई इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक हो गया, इसलिए मैंने इसको बनाने का मेथड भी आप लोगों को लिखवा दिया। देखो भाई आगे अगर मैं बात करूं इनके यूजेस की, तो इनका यूज किस किस में होता है, याद रखना इनका काम क्या होता है, ठंडक पहुंचाने के लिए, याद रखना रेफ्रिजरेंट्स के रूप में यूज किया जाता है, ठीक हो गया। याद रखना इनका यूज जो है रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेंट्स जो रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत ठंडा होता है ना, वो किसके कारण होता है, इन्हीं के कारण होता है, समझ में आया, जो तुम्हारे फ्रेऑन्स होते हैं। तो याद रखना इन्हें रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेंट्स इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक हो गया। रेफ्रिजरेटर्स में से रेफ्रिजरेंट के लिए यूज किया जाता है, एंड एयर कंडीशनिंग, देखो भाई जो एसी और फ्रिज होते हैं उसमें रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एसी से ठंडी हवा देते हैं और रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या रखते हैं, चीजों को ठंडा रखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। और ये रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं इसमें सीएफसी यूज की जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किए जाते हैं, या उसको मैं क्या बोलता हूं, फ्रेऑन्स यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, फ्रेऑन्स यूज किए जाते हैं। तो फ्रेऑन्स का यूज एज अ रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर और एसी में किया जाता है भाई, ठीक हो गया। अब देखो भाई दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखना दूसरा क्या है, प्रोपोलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसके रूप में, प्रोपोलेंट्स, क्या बोलते हैं, प्रोपोलेंट्स फॉर एरोसॉल्स एंड फोम। इसका जो यूज होता है वो किस में होता है, एरोसोल्स में होता है, ठीक हो गया। या जो फॉर्म्स होते हैं, समझ में, फॉर्म्स होते हैं टू स्प्रे आउट डिओड्रेंट्स, क्लींजर्स, शेविंग क्रीम्स, हेयर स्प्रे में भी यूज किया जाता है, ये हेयर स्प्रेस। देखो भाई प्रोपोलेंट क्या होता है भाई, प्रोपोलेंट क्या होता है, याद रखना, लेटस सपोज मेरे पास यहां पे क्या है भाई, याद रखना एक क्या है, डिओड्रेंट्स है, लेटस सपोज ये फॉग है, ठीक हो गया। याद रखना इसके अंदर जो भी एरोसोल है उसको एकदम से बाहर निकालना है, एकदम से क्या करना है, बाहर निकालना है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, एक ऐसा एजेंट चाहिए होता है जो हाई प्रेशर क्या करें, डेवलप करें, समझ में आया भाई, हाई प्रेशर डेवलप करें। और वो जो हाई प्रेशर डेवलप होता है वो कौन करता है, वो हाई प्रेशर डेवलप करता है फ्रेऑन्स, समझ में आया, या प्रोपोलेंट्स। तो जो फ्रेऑन्स होते हैं उसे एज अ प्रोपोलेंट्स यूज किया जाता है, ठीक हो गया, फॉर एरोसोल एंड फोम, ठीक हो गया, ताकि वो क्या कर सके, बाहर आ सके भाई, ठीक हो गया। तो एक बार मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोलेंट। बहुत ध्यान से सुनना है भाई कि प्रोपोलेंट्स क्या होते हैं, ठीक हो गया। तो द प्रोपोलेंट इज जनरली रिगार्ड्स एज अ हार्ट ऑफ एरोसोल पैक। जो एरोसोल पैक होते हैं ना, ये उसके क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक हो गया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर विद इन द कंटेनर। मतलब ये जो तुम्हारा बॉक्स है, इसके अंदर क्या करता है, प्रेशर क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक हो गया। सप्लाइंग द नेसेसरी फोर्स टू एक्सपेल द प्रोडक्ट व्हेन द वाल्व इज ओपन, ठीक हो गया। याद रखना
जो प्रेशर अप्लाई करेगा जब तुम ये वॉल्व ओपन करोगे, समझ इसको प्रेस करोगे तो वो चीज क्या हो सके, बाहर आ सके भाई। ठीक हो गया। तो याद रखना भाई, जो फ्रियॉन्स होते हैं वो एज अ प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं भाई। ठीक हो गया, उनको एज अ प्रोपेलेंट हम यूज करते हैं। देखो भाई, देखो भाई, इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, हार्मफुल इफेक्ट। ठीक हो गया, क्या भी है, हार्मफुल इफेक्ट। तो देखो भाई, देखो भाई, हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर समझ में आया, जो हमारे पास ओजोन लेयर है उस लेयर में क्या हो रहा है, होल हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, होल हो रहा है। ठीक हो गया। देखो भाई, वो जो होल है वो किसी रिएक्शन की वजह से होता है, समझ में आया। और उस रिएक्शन को जो इनिशिएट करवाते हैं, उस रिएक्शन को जो क्या कराते हैं, इनिशिएट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इनिशिएट करवाते हैं। वो कौन इनिशिएट करवाता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसको तुम क्या बोल रहे हो, फ्रियॉन बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, फ्रियॉन्स बोल रहे हो। वो इसको इनिशिएट करवाते हैं भाई। ठीक हो गया। तो याद रखना, याद रखना, ये क्या है, ये क्या होता है, इट इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन, रेडिकल चेन रिएक्शन फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो देखो भाई, जो ओजोन लेयर में होल है, समझ में आया, होल है, उसका कारण कुछ हद तक क्या है, फ्रियॉन्स है। ठीक हो गया भाई। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन का जो कारण है वो क्या है, फ्रियॉन्स है। क्या है भाई, फ्रियॉन है। देखो भाई, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के कारण क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक हो गया भाई, याद रखना। तो याद रखो, देखो ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। ठीक हो गया, ये मेरा अर्थ है, इसके बाहर ओजोन लेयर है। इसके बाहर क्या है भाई, ओजोन लेयर है, ये वाला। इसको पूरी अच्छी तरह से ये ओजोन लेयर घेरी हुई है। ठीक हो गया भाई, ओजोन लेयर इसको घेरी हुई है। यहां पर से क्या है, सन है। ये क्या है भाई, सन है। ठीक हो गया, ये क्या है, सन है। सन से क्या हो रहा है, रेज आ रही है। ठीक हो गया। इन रेज में नॉर्मल रेज तो है, लेकिन याद रखना अल्ट्रावायलेट रेज भी है, यूवी रेज भी है। क्या है भाई, यूवी रेज भी है। ठीक हो गया। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेज जो है उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक हो गया, अर्थ में नहीं आने देता। लेकिन अगर किसी भी तरह से यहां पे होल हो जाए, देखो भाई, अब क्या हुआ कि इन CFCs की वजह से या फ्रियॉन्स की वजह से ओजोन लेयर में होल हो गया है, जहां से अल्ट्रावायलेट रेज कहां जा रही है, अर्थ तक जा रही है। ठीक हो गया, जिसके कारण आदमी में बहुत सारी बीमारियां हो जा रही है भाई। ठीक हो गया। अगर मैं आप लोगों को इन बीमारियों के बारे में नहीं बताऊंगा ना, तो आप कंडीशन की सीरियसनेस को नहीं समझ पाओगे। ठीक हो गया। तो देखो भाई, जब ये अल्ट्रावायलेट रेज इस ओजोन के होल से अर्थ तक पहुंचेंगी तो याद रखना इसके कारण डिजीज होंगी। समझ में आया। सबसे पहले होता है स्किन कैंसर। समझ में आया भाई, स्किन कैंसर। ठीक हो गया। याद रखना इस जमाने की सबसे बड़ी बीमारी ही कैंसर है। समझ में आया। तो जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है, ओजोन परत में जो होल हो रखी है, उसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आ रही है, उसके कारण स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक हो गया। देखो भाई, आदमी की आंखें जा सकती है, उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है, तो मोतियाबिंद को क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट। ठीक हो गया भाई। तीसरा देखो भाई, जो आदमी का इम्यून सिस्टम है, क्या है, इम्यून सिस्टम। ठीक हो गया। प्रतिरक्षा तंत्र जिसको बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, वो क्या हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, वीक हो जाता है, जिसके कारण कोई भी बीमारी आपको आसानी से पकड़ लेगी। और याद रखना ये पुरुषों में क्या करता है, इनफर्टिलिटी को जन्म देता है। समझ में आया। तो ये क्या करेगा, पुरुषों की इनफर्टिलिटी को बढ़ाएगा। तो इनफर्टिलिटी इन मैन। तो याद रखना भाई, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के कारण क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ तक पहुंचती है, जिसके कारण स्किन कैंसर हो सकता है, आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है, जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, जिसके कारण कोई भी बीमारी आपको आसानी से पकड़ सकती है।
और याद रखना, ये याद रखना, मैन में जो इनफर्टिलिटी होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई, ये तो मैंने बता दिया कि अगर आप लगातार CFC यूज करोगे तो फ्रेयॉन्स यूज करोगे तो क्या होगा, वो यहां तो रहेंगे नहीं, हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में नहीं रहेंगे, वो कहां चले जाते हैं, जो ये ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में है। कहां है भाई, स्ट्रेटोस्फीयर में है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। कहां पे है भाई, समताप मंडल पे है। ठीक हो गया। तो क्या होता है, जैसे ही तुम CFC यूज करते हो वो यहां पे बहुत टाइम तक रहते हैं हमारे आसपास, फिर उसके बाद वो कहां चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर पे चले जाते हैं, समताप मंडल में चले जाते हैं। ठीक हो गया। देखो भाई, अब मैं बताता हूं कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन ये करता कैसे है। CFC जो है वो ओजोन लेयर का डिप्लेशन करता क्यों है, इसकी मैकेनिज्म भी बता देता हूं। ठीक हो गया। देखो भाई, मेरे पास क्या है, फ्रेयॉन 1,2 है, समझ में आया, फ्रेयॉन क्या है, 1,2 है, फ्रेयॉन 1,2 है। ठीक हो गया। अब क्या होता है भाई, क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, ये जो CFCs होते हैं या फ्रेयॉन्स होते हैं ये अनरिएक्टिव होते हैं, समझ में आया, अनरिएक्टिव होते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में बहुत टाइम तक रह जाते हैं। ठीक हो गया। और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं। वहां पे क्या आता है भाई, सनरे आता है। क्या आता है, सनरे। सनरे याद रखना, जब इस CFC पे पड़ता है तो याद रखना, जो कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड है वो तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है भाई, वीक बॉन्ड है। ठीक हो गया। तो देखो भाई, ये कार्बन और क्लोरीन वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन और क्लोरीन वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई, टूट जाएगा। ठीक हो गया। तो यहां से क्या जनरेट हुआ, Cl रेडिकल जनरेट हुआ। ठीक हो गया। देखो भाई, जो सन से रेज आई उसने क्या किया, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया, जहां से मुझे क्या मिला, Cl रेडिकल मिला। तुम्हारे पास अब Cl रेडिकल जनरेट हुआ, समझ में आया, जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट ओजोन से रिएक्शन करता है। ठीक हो गया। और वहां से क्या बनाता है, ClO रेडिकल बनाता है प्लस O2 रिलीज करता है, समझ में आया। यानी कि जो Cl रेडिकल है उस जगह की ओजोन को ऑक्सीजन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, हट जाता है, जिसके कारण वहां पे क्या हो जाता है, होल हो जाता है भाई। ठीक हो गया। अब याद रखना भाई, ये अगेन जो ClO रेडिकल है, समझ में आया, वो फिर O3 के साथ रिएक्शन करता है, O3 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, Cl रेडिकल बनाता है प्लस O2 गैस बनाता है भाई। ठीक हो गया। ये Cl रेडिकल रेगुलरली क्या करता रहता है, समझ में आया, रेगुलरली ओजोन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है भाई, समझ में आया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रिएक्शन क्या होता रहता है, चलती रहती है, क्योंकि ये क्या है, चेन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, चेन रिएक्शन। ठीक हो गया। तो यानी कि जो एक फ्रेयॉन का मॉलिक्यूल है वो बहुत सारे ओजोन गैस को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो तुम समझ सकते हो कि कितना डेंजरस है ये CFC, समझ में आया, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भाई, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। तो देखो भाई, मैंने क्या बोला, याद रखना, जो फ्रेयॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर का तो डिप्लेशन करते ही हैं। ठीक हो गया। याद रखना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी इंक्रीज करते हैं, समझ में आया भाई। तो ये ग्रीन हाउस जो गैसेज होते हैं उनमें भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, समझ में आया, जिसके कारण जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है भाई, समझ में आया, जो हमारे लिए क्या हो सकता है, भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसके मैंने हार्मफुल इफेक्ट भी बताया और इसके क्या यूजेज है मैंने ये भी बताया भाई। ठीक हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं भाई। देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ो। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, समझ में आया, ओजोन डिप्लेशन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, फ्रेयॉन्स, समझ में आया भाई। इतना तो तुम कर दोगे लेकिन आगे नहीं कर पाओगे भाई, समझ में आया भाई। उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया भाई। देखो भाई, जो ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, समझ में आया। वो जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है वो कौन जनरेट करता है, फ्री रेडिकल कैटलिस्ट जनरेट करते हैं। कौन करता है, फ्री रेडिकल कैटलिस्ट, ये जनरेट करते हैं। ठीक हो गया। जो अभी मैंने क्लोरीन रेडिकल बताया था वो भी एक टाइप का क्या था, फ्री रेडिकल कैटलिस्ट था, जो रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था। ठीक हो गया। ये किस किस सोर्स से जनरेट होते हैं, ये दो सोर्स से जनरेट होता है। ठीक हो गया। एक होता है
मैन मेड सोर्स, जिसे आदमी ने बनाया है, मैन मेड सोर्स, मैन मेड सोर्स, ठीक हो गया। और दूसरा क्या होता है, नेचुरल सोर्स, ठीक हो गया भाई, मैन मेड सोर्स और नेचुरल सोर्स। तो याद रखना मैन मेड सोर्स में आता है ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स, जिसको तुम बोल रहे हो सीएफसी, समय सीएफसी हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, या बीएफसी हो गए। बीएफसी का मतलब क्या होता है, ब्रोमो फ्लोरोकार्बन्स, ठीक हो गया भाई। यहां से निकलता है सीएल रेडिकल, जो ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करता है और वहां के ओजोन को खत्म करता है, और इससे जनरेट होता है बीआर रेडिकल्स, ठीक हो गया भाई। तो ये मैनमेड सोर्स है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, होल हो रहा है भाई, ठीक हो गया। ओजोन लेयर जो हो रही है वो डिप्लीट होती जा रही है, ठीक हो गया। जो नेचुरल सोर्सेस हैं, जिनकी वजह से ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, होल हो रहा है, वो कौन कौन से नेचुरल सोर्सेस हैं। नेचर में OH रेडिकल पाया जाता है, कौन सा रेडिकल, हाइड्रोक्सी रेडिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक हो गया, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। या नाइट्रिक ऑक्साइड का रेडिकल पाया जाता है, किसका रेडिकल, नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का रेडिकल पाया जाता है, ऑक्साइड रेडिकल, ठीक हो गया। तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन में, ठीक हो गया, ओजोन लेयर के डिप्लेशन में जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं या जो इनिशिएटर जनरेट होते हैं, वो दो सोर्सेस से होते हैं। एक होता है मैनमेड सोर्स और दूसरा होता है नेचुरल सोर्स। तो मैनमेड सोर्स में क्या आ जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ जाते हैं या ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। और नेचुरल सोर्स में हाइड्रोक्सिल रेडिकल आ जाते हैं या नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है, ठीक हो गया। तो जो ऊपर क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, NO और फ्रियोन्स हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। देखो भाई 12th से मेरे माइंड में एक बात रह जाती थी कि जो फ्रियोन है, फ्रियोन 1,2 है, ठीक हो गया, उसमें ये 1,2 है क्या, ये एक्चुअल में 1,2 का मतलब क्या है, ठीक हो गया। मैं इसको नहीं समझ पाया, स्टिल मेरे लिए क्वेश्चन ही बना रहा। सानमाया BSc हुई पूरी, MSc हुई, तभी भी ये क्वेश्चन ही बना रहा सानमाया, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसे क्वेश्चन नहीं बनने दूंगा सानमाया भाई। तो इसका मैं जवाब देता हूं। देखो देखो भाई, मैं आपको बताता हूं नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स पढ़ाता हूं, ठीक हो गया। आपका जो डाउट है कि ये फ्रियोन 1,2 में 1,2 है क्या, देखो भाई सबसे पहले मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला, ठीक हो गया। देन यहां पे 3 वर्ड आएंगे, एक आएगा x, देन y और देन z, ठीक हो गया। देन यहां पे क्या आएगा, नेम ऑफ फ्रियोन्स, नेम ऑफ फ्रियोन, ठीक हो गया। फ्रियोन्स का नाम आएगा, मतलब जो भी फॉर्मूला है उसको फ्रियोन्स में हम लिखेंगे। तो देखो भाई सबसे पहला जो है मेरे पास है डाइफ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, ठीक हो गया। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डाइफ्लोरो, मीथेन का मतलब एक ही कार्बन है। ये जो X है, X डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, ठीक हो गया। देखो भाई इस वाले के लिए बात करो, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और एक कार्बन में से एक गया तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक हो गया। अब देखो भाई ये जो Y है सानमाया, ये Y है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, ठीक हो गया। तो याद रखना इसमें कितने हाइड्रोजन है भाई, कितने हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन है, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। और जो Z है, Z बताता है नंबर ऑफ F, फ्लोरीन एटम का नंबर, तो कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, ठीक हो गया। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, फ्रियोन 012, इस तरह से लिखा जाएगा। लिखना तो ऐसी चाहिए ना, लेकिन इसको क्या लिखते हैं, फ्रियोन 1,2, इस तरह से देते हैं, ठीक हो गया। या बहुत सारे लोग इसे रेफ्रिजरेंट 1,2 भी बोलते हैं, 1,2। तो 1,2 मतलब क्या हुआ, 0 जो दिखा रहा है, आगे X को दिखा रहा है, जो ये बीच वाला 1 है वो हाइड्रोजन नंबर +1 दिखा रहा है, और Z जो है लास्ट वाला वो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को दिखा रहा है, ठीक हो गया। और क्लियर कर देते हैं, एक और एग्जांपल दे देते हैं, ठीक हो गया। ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, क्या बोला, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन,
फ्लोरोमीथेन। इसको बताओ भाई, ट्राइक्लोरो मतलब 3 Cl3 है और 1 F है, ठीक हो गया, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। बताओ भाई, सबसे पहले X कितना हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो यहां पे कितना आ जाएगा 0। अब देखो भाई, हाइड्रोजन यहां पे नहीं है तो H+1 यानी कि 0+1 1, और कितना फ्लोरीन है 1, तो इसका नाम कैसे देंगे, इसको बोलेंगे फ्रेयॉन, ठीक हो गया। क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा 0 1 1। एक्चुअली नाम ऐसे आना चाहिए, लेकिन लोग आगे वाले 0 को काउंट करते ही नहीं है, इसको क्या बोल देते हैं फ्रेयॉन 1 1 बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं R11 बोल देते हैं, ठीक हो गया। बेहतरीन तरीके से मुझे इतना आ गया, आज तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गए भाई, ठीक हो गया। एक और क्या है, डाइक्लोरो, क्या बोला था, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं इस तरह से, 2 क्लोरीन है तो 2 Cl, ये 4 फ्लोरीन है तो 4 फ्लोरीन, इस तरह से, ठीक हो गया। बताओ भाई, सबसे पहले X कितने कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, ठीक हो गया। अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं 0, 0 + 1 कितना हो गया 1। अब Z बताओ, Z क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन, कितना फ्लोरीन है 1 2 3 और 4 फ्लोरीन है तो कितना आ जाएगा 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे फ्रेयॉन, ठीक हो गया, 1 1 और 4, ठीक हो गया भाई। और इसको कैसे भी लिख सकते हैं, फ्रेयॉन 1 1 4, ठीक हो गया भाई, या R114, ये इनका नाम हो सकता है भाई, इस तरह से इनको बोला जाता है, ठीक हो गया। देखो भाई, मेरा कॉन्सेप्ट तो मैंने अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया था इस पे, लेकिन मैंने आपके लिए भी क्या कर दिया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया भाई, ठीक हो गया। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फ्रेयॉन्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया भाई, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।